सारा प्रणाम, बहुत स्वागत आपका सारा समय भर। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। बड़ी बहस देख रहे हैं आप। बंगाल और असम में दूसरे चरण का मतदान क्या गुल खिलाएगा, यह भले ही 2 मई की शाम को पता चले, लेकिन 1 अप्रैल की शाम तक हुए वोटिंग प्रतिशत से अनुमान लगाया जा सकता है। पार्टियों के लिए जोखिम बढ़ चुका है, और खासकर बंगाल में टीएमसी और असम में बीजेपी के लिए, क्योंकि दोनों ही दलों को अपनी अपनी मौजूदा सरकार बचाने की जद्दोजहद करनी पड़ रही है। 2016 वो साल था जिसने असम में वोटर ने 16 साल बाद कांग्रेस की लुटिया डुबोई थी, और असम में पहली बार कमल खिला था। 2021 में बीजेपी उसी चमत्कार को दोहराना चाहती है, और अब माना जा रहा है कि दूसरे फेज की वोटिंग ही उसकी फेस सेविंग कर सकती है। उधर बंगाल में 2011 में लेफ्ट के किले में सेंध लगाने वाली ममता ने 2016 के चुनाव में 211 सीटों की लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ लेफ्ट का किला ढा दिया था, और पश्चिम बंगाल की सियासत में ममता का दबदबा कायम हो गया था। इसी धमक में कांग्रेस और लेफ्ट का असर भी जाता रहा, लेकिन अब वक्त ने फिर करवट ली है। 2021 के चुनाव में ममता के लोगों ने उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया, और हाल यहां तक पहुंचा कि दूसरे चरण में नंदीग्राम में उन्हें अपने ही सिपह सलासार से लोहा लेना पड़ रहा है। उसी नंदीग्राम में जहां 2007 में शुरू हुए जमीन अधिग्रहण के खिलाफ जंग छेड़कर ममता ने अपनी राजनीतिक जमीन को तैयार किया था, और 2021 में अब उसी जमीन को बचाने के लिए एक पैर से जमीन आसमान एक करना पड़ रहा है। वोटिंग का दूसरा दौर नंदीग्राम में ममता के लिहाज से कितना मुफीद रहा, या फिर शुवेंदु अधिकारी पाला बदलकर भी अपनी सीट को कायम रख पाते हैं, यह एक बड़ा सवाल होगा, और इसी पर चर्चा होगी बड़ी बहस में। पश्चिम बंगाल और असम घमासान घनघोर है, मतदाता गंभीर है, तभी तो मतदान प्रतिशत शाम होते होते अचानक उछाल मार चुका है। शाम 5 बजे तक का आंकड़ा सुनिए। बंगाल की अगर बात की जाए तो 5 बजे तक 80.43% वोट पड़ चुका है, और यह अभी दूसरा ही चरण है, लेकिन लगता है कि मनमाफिक वोट ना पड़ने से बीजेपी और टीएमसी में खलबली चरम पर पहुंची हुई है। सबसे ज्यादा हॉट सीट कही जा रही नंदीग्राम वाकई हॉट साबित हो रही है। 81% मतदान हुआ है। दोनों उम्मीदवारों की धड़कनें बहुत तेज हैं। शुवेंदु अधिकारी की कार पर हमला और ममता का बीजेपी पर बूथ कैप्चरिंग के आरोप के साथ साथ सीआरपीएफ के खिलाफ एफआईआर करना, यही जता रहा है, यही संदेश आ रहे हैं, यही संकेत है। नंदीग्राम की संवेदनशीलता को चुनाव आयोग भी महसूस कर रहा है। तभी तो मतदान से एक दिन पहले केंद्रीय सशस्त्र बलों की 21 कंपनियों को सिर्फ नंदीग्राम में ही तैनात किया गया। बीजेपी ने भी नंदीग्राम में ममता के लिए चक्रव्यूह रचा था, तभी तो दूसरे चरण में ममता नंदीग्राम से बाहर नहीं निकल पाई। असम में शाम 5 बजे तक करीब 73% वोट से बीजेपी को दूसरे दौर में भी काफी उम्मीदें हैं, लेकिन मुस्लिम बाहुल सीटों के चलते कांग्रेस भी आश्वस्त है कि दूसरे दौर में वो बीजेपी को जबरदस्त नुकसान देगी। नंदीग्राम बंगाल चुनाव का एपीसेंटर बना हुआ है। बंगाल में आने वाले सियासी भूकंप का रिएक्टर स्केल यहीं से नापा जा सकता है। हल्ला, हंगामा, वोटर्स की कतार, बूथ कैप्चरिंग के आरोप और केंद्रीय सुरक्षा बलों का बेजा इस्तेमाल, शायद ही कोई ऐसा पैतरा बचा होगा जो ममता दीदी ने नहीं आजमाया होगा। सुनते हैं ममता और शुवेंदु दोनों ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। वो क्या करेगा बेचारा? वो लोग तो सेंट्रल फोर्सेस है, हम उसको लिए हम आई एम प्राउड ऑफ देम, हम उसको हमारा बाबा सिस्टर मानते हैं, लेकिन वो तो होम मिनिस्टर इंस्ट्रक्शन दिया है। क्यों इलेक्शन कमीशन होम मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शन सुनेगा? और इलेक्शन का अंदर में अगर वो साउटिंग स्लोगन चले, पब्लिक को गांव से नहीं आने दे, तो इसका गलती है। इलेक्शन कमीशन को इसको बैड रिजल्ट नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का बैड नेम नहीं हो रहा है। हम तो चाहते हैं इलेक्शन फेयर एंड फेयर हो। हम सेशन का टाइम में देखा, हम पूरे का टाइम में देखा, हम और भी बहुत सारे था जो इलेक्शन कमीशन सबको देखा। ऐसा खराब इलेक्शन हमको भी नहीं देखा। उनकी उधर कोई जनाधार नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। नहीं इधर के कोई पूरा साफ। ये तो जीत का जुलूस जैसा लग रहा है। ये तो जीत का जुलूस जैसा। ये सब मेरा रिलेटिव है, सब कुटुंब है। कुटुंब है। मामला में नहीं, अभी आपका
ऑफिस क्रॉस करके गई थी, बड़ी मुस्कुरा रही थी। ममता बनर्जी अपना ऑफिस क्रॉस करके गई थी, अभी मुस्कुरा रही थी गाड़ी में बैठ। ममता बनर्जी डर गई हैं जो इस तरह से चीजें कर रही है, जाके बूथ पर बैठ जाती है। हार गया। चुनावी रण का दूसरा चरण अब अपने रंग में आ चुका है। बंगाल के महाभारत में दूसरे चरण की जंग नंदीग्राम के आसपास सिमटते हुए नजर आती है। नंदीग्राम के चक्रव्यूह में फंसी ममता ने राज्यपाल से गुहार लगाई और स्थानीय थाने में सीआरपीएफ के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। चुनाव आयोग ने बीजेपी के खिलाफ बूथ कैप्चरिंग की शिकायत दर्ज कराई है। लगता है ममता को हार का डर सता रहा है या फिर वो बाकी के चरणों के लिए यहीं से जमीन तैयार कर रही है। बीजेपी के पाले में जा चुके शुभेंदु अधिकारी के हर पैतरे से वाकिफ है, तभी तो मतदान पूरा होने से पहले ही शुभेंदु ने ममता की हार का ऐलान कर दिया। बड़ी बहस में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। जबरदस्त पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस का टेक रखने के लिए चंद्रमोहन शर्मा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ साथ टीएमसी के प्रवक्ता संजय सरकार हमारे साथ हैं। दिल्ली से बीजेपी के प्रवक्ता गुलरेज शेख साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजनीतिक विश्लेषक अनुपम शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। शुरुआत हम करना चाहेंगे क्योंकि बंगाल में 6:30 बजे तक वोटिंग होनी थी। संजय सरकार जी से। संजय जी, किस तरह से देख रहे हैं? आंकड़ा बहुत जबरदस्त, नंदीग्राम सीट जिस पर सबकी नजर, सिर्फ देश की नहीं विदेशों की भी नजर अब नंदीग्राम की सीट पर है। आंकड़ा क्या कुछ कहता है? जबरदस्त मतदान हुआ है। देखिए, दीदी तो जीत रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक। और तीसरा बात, सरकार भी दीदी बना रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। रह गया था मार्जिन के बारे में। मार्जिन कमाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सीआरपी को यूज किए हैं। और सबसे बड़ा मेरे देश में जो लोकतंत्र में जो इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, सुनील अरोड़ा जी, उसको बैकबोन पूरा क्या बोलेंगे, बोलने भी खराब लगे, पूरे टूटे हुए हैं। और दूसरे नंबर बात है, एक अपाहिज आदमी है। ठीक है, एक अपाहिज आदमी है जो इलेक्शन सुनील अरोड़ा जी हैं, क्या बोले उसको। और अपाहिज से क्या हो सकता है? दूसरा नंबर, ये मालिक का तोता बन चुके हैं। इनके निष्पक्ष चुनाव इनसे हो नहीं सकते हैं। बंगाल में जो आज जो घटना घटा है, लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा, मतलब भयंकर, इतना भयंकर घटना कभी लोकतंत्र नहीं देखा है। सीआरपी बूथ दखल कर रहा है। सीआरपी मतलब सेंट्रल रिजर्व फोर्स, पुलिस फोर्स को जो है वो बूथ दखल कर रहा है बॉयल में। वहां पर जनता, तृणमूल कांग्रेस के एजेंट का बैठने नहीं दिया। जनता जो वहां मतदाता है उनको अंदर भी जाने नहीं दिया है। सबसे बड़ा बात, तब दीदी को जब खबर आई तो दीदी पहुंची है। पहुंचने के बाद में वो सीआरपी दौड़ रहा था बाहर में, बोला हम कुछ नहीं किया, ये अंदर में सब कुछ कर रहा है, भाग रहा था। लेकिन मैं उसके बावजूद भी बोलेंगे, दीदी लगभग 1 लाख वोट से जीत रहा था। हम लोग को टारगेट 1.5 लाख थे। संजय जी, आप बहुत साफ गोई से बात रखते हैं, हम तो देखते हैं आपको काफी साफ गोई से बात रखते हैं। जो बातें आपने रखी सीआरपीएफ को लेकर, मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा साहब को लेकर, ये सिर्फ आरोप है या वाकई तथ्य भी है टीएमसी के पास? तथ्य है। वहां पर सीआरपी के खिलाफ केस किया इसके लिए। बूथ जब वहां पर, देखिए, हम वहां का जो लोकल आदमी, उसका हम कोई गलती नहीं देख रहे हैं। क्यों? सीआरपी भारतीय जनता पार्टी को पुलिंग एजेंट की भूमिका भी निभा रहे हैं। फिर मतलब वहां पर प्रॉक्सी पोल जो मतलब रिगिंग जो करता है, रिगिंग भी कर रहे हैं वहां पर। वो करते हो, दीदी हाथों ना तो पकड़ा है, तब सीआरपी पीछे से दौड़ रहा था और हम कुछ नहीं किए हैं बोल रहा है। जब उसका अधिकारी आया, उनसे बातचीत हुआ, हम उनको गलती नहीं समझते हैं। ये अमित शाह के इंस्ट्रक्शन था वहां पर सीआरपी को। और मेरे जो इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है सुनील अरोड़ा जी, ये एक अपाहिज आदमी है, बैकबोन तोड़ा हुआ है, मालिक का तोता है, इससे कुछ नहीं हो सकता है। ये मालिक जो बोलेगा वही सुनना है, उनको वही काम करना है। चटुपा पटुपा आदमी है। उसका दिन आज भी खत्म हो गया लगता है, शायद एक्सटेंशन हो सकता है उनको। ठीक है। अब सीधा मैं रुक एक बार अनुपम जी का करना चाहूंगा। अनुपम जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं? जबरदस्त, क्योंकि आसाम में वोट पड़ा, जबरदस्त वहां से प्रतिशत आ रहा है। बंगाल में भी लगातार, क्योंकि बंगाल का वक्त 6:30 बजे तक था, संपन्न हो गया है वहां पर भी। लेकिन जो लोग उस दायरे के अंदर आ गए होंगे, चाहे रात के 9 बज जाए, 10 बज जाए, उनका वोट मत लिया जाएगा। किस तरीके से आप देख रहे हैं? इसके साथ साथ जो सरकार जी ने आरोप लगाए हैं उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि आप तो एक्सपर्ट हैं। जी, मैं अपनी बात बहुत निष्पक्षता के साथ रखना चाहूंगी कि जो नंदीग्राम का चुनाव हो रहा है, वो चुनाव निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है सभी पार्टी के लिए। विशेषकर जो दायरा कॉम्पिटिशन है वो बीजेपी और जो टीएमसी के बीच में है वो दिख रहा है। अब ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि यही वो स्थान है जहाँ से ममता दीदी ने अपनी यात्रा शुरू की थी और जहाँ पर शुभेंदु अधिकारी जी ने अपनी यात्रा आरंभ करते हुए बंगाल में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया और टीएमसी को इस स्थान तक पहुंचाया है। तो ये नंदीग्राम का इलेक्शन को इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है तो
जो बम्पर हम कहें वोटिंग हुई है वो भी एक लोकतंत्र की खूबसूरती को दर्शाती है, क्योंकि अगर हम पिछले चुनावों का अनुभव देखें तो इतना बम्पर वोटिंग एक तरह से या तो तब होती है जब किसी पार्टी के लोग फेवर में आते हैं, और जब हम एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं उसमें पिछले अनुभव दर्शाते हैं कि वहां पर मतदाता शांत रहता है, तो साइलेंट होता है, उतना मुखर या उतना जो कहे प्रतिशत है वो नहीं रहता है। अब जब दूसरी बात अभी जो रखी गई है कि जो हम इसमें हिंसा की बात करें, जो आरोप लगाए गए हैं, उन्होंने कहा कि जो सीआरपीएफ है उसकी जो नियुक्ति हुई है, जो कल ही चूंकि इसकी संवेदनशीलता इसी से समझी जा सकती है, चूंकि कल ही यहाँ पर जो सशक्त बल की नियुक्ति हुई है उसके माध्यम से उसे समझा जा सकता है कि कितना महत्वपूर्ण है। उसकी जो भूमिका होती है वो इसलिए होती है कि वो निष्पक्षता के साथ चुनाव कराए, जो व्यवस्था है उसको बनाए। राज्य की जो पुलिस है उसका जो प्रशासन है जो मुख्यमंत्री के अंतर्गत आता है, जो सरकार के अंतर्गत आता है, उसकी यह जिम्मेदारी होती है कि व्यवस्था को बनाए रखे, ठीक है, व्यवस्था बनी रहे और चुनाव बेहतर निष्पक्षता के साथ संपन्न। निष्पक्षता, ये तमाम चीजें हमने बहुत सुनी। अनुपम जी मैं वापस लौटूंगा आपके पास, पहला रिएक्शन मुझे तमाम गेस्ट का लेना है। चंद्रमोहन जी भी हमारे साथ हैं। चंद्रमोहन जी, बंगाल और असम में अब देखिए दोनों जगह पे दूसरे चरण का चुनाव जो है संपन्न हो गया है। बंगाल में आपके कोई बड़े चेहरे तो नजर नहीं आए, असम में लगातार राहुल गांधी भी पहुंचे, प्रियंका गांधी भी पहुंची, तो आप मिला जुला आप हमें असर बता दीजिए किस तरीके से कांग्रेस देख रही है। बंगाल की बात की जाए तो लेफ्ट और कांग्रेस कहां पर है, क्योंकि दोनों के बीच में कहीं नजर नहीं आ रहे आप लोग। देखिए, असम का इलेक्शन कांग्रेस 100 से ज़्यादा सीट पे जाके गठबंधन के साथ जीती और सरकार बन रही है। बंगाल के अंदर भी हमारी लड़ाई बहुत बढ़िया लड़ी है और हमारे गठबंधन के साथ जो हमने चुनाव लड़ा है वो बिल्कुल हमने टीएमसी और बीजेपी से अलग लड़ा। जहां टीएमसी और बीजेपी आपस में इस इलेक्शन के अंदर तू मैमा के खेल के अंदर और मुद्दों से हटकर कहीं हिंसा और कहीं भय का लालच दिखाकर इलेक्शन लड़ते रहे, वही कांग्रेस और कांग्रेस का गठबंधन अपने बेसिक मुद्दों से, जो बेसिक मुद्दे बंगाल के थे, आज बंगाल के अंदर बेरोजगारी, बंगाल के अंदर अर्थव्यवस्था, बंगाल के अंदर महिला सुरक्षा, बंगाल के अंदर डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज जो कहीं ना कहीं उसकी जरूरत है, क्योंकि जिससे युवा को रोजगार मिले, जिससे वहाँ की गृहिणी को बोले, क्योंकि बंगाल एक अपने आप में एक हैंडीक्राफ्ट सिस्टम के अंदर भी माना जाता है। बंगाल की साड़ी जो बहुत फेमस रही है हर तरफ से, तो हमारा फोकस उन बेसिक मुद्दों पे रहा और हमने उसी बेसिक मुद्दों पे इलेक्शन को लड़ाया। तो आप देखिए आने वाला रिजल्ट इस तू में से अलग होकर बंगाल का जनता एक अलग सरकार को लेके आने वाली है और अलग तरह का एक निर्णय बंगाल की जनता का सामने आएगा जो बहुत निष्पक्षता के साथ दिख रहा है। क्योंकि जहां तूतू मैमा का खेल हो रहा है, उस तूतू मैमा के खेल के अंदर मर्यादा भी टूटी है, उस मर्यादा के साथ में राजनीति के अंदर तंत्र का भी इस्तेमाल हो, उस तंत्र के प्रशासन के साथ निष्पक्षता के ऊपर स्वाभाविक प्रश्न जहां टीएमसी ने भी उठाए, वहां सेंटर की सत्तारूढ़ पार्टी के शुभेंदु अधिकारी वो भी पूरी तरह से जंगल राज कह बैठे और उन्होंने जंगल राज आज सुबह से 2 बार बोला। तो मैं प्रश्न करता हूं भाजपा के नेतृत्व से और भाजपा सरकार से कि अगर जंगल राज था तो शुभेंदु अधिकारी 10 साल टीएमसी के मंत्री थे, तो आपने उस जंगल राज मंत्री की जो उस जंगल राज में रहे उसको किस हिसाब से भाजपा में लिया, जहां भाजपा के अंदर वो इलेक्शन लड़ने के लिए उनके पास कैंडिडेट ही नहीं थे। 150 से ज्यादा सीटें टीएमसी और उधर की सीटों को लेके भाजपा को बांटनी पड़ी, जहां पर हमारे अमित शाह जी 200 प्लस जाने की बात कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो 2 या 20 में टिक जाए, तो बंगाल का रिजल्ट बहुत बढ़िया बताने वाला है। ठीक है, गुलरेज जी का रुख करेंगे। गुलरेज जी, देखिए दूसरे चरण का चुनाव जो है संपन्न हो चुका है और देखिए नजरें तो हैं ही, संजय सरकार ने आप पे सवाल उठाए हैं, चंद्रमोहन जी ने भी लगभग कुछ वैसा ही इशारा किया है। 200 पार हो जाएगा बड़ी आसानी से होगा और मैं कांग्रेस के विषय में ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि वे कॉम्पिटिटर नहीं है। इस गेम में कंपटीशन जो है टीएमसी और बीजेपी के बीच पे है। लेकिन हाँ, इतना कहूंगा कि मुझे जो मालूम पड़ा है कि कांग्रेस ने इंटरनल सर्वे कराया था, उसमें कांग्रेस की खूब मिट्टी पलीत हो रही है, इसलिए न राहुल आ रहे हैं न प्रियंका वाड्रा आ रही है अपनी नाक बचाने के लिए। एनीवेज, अब मैं आता हूँ मूल बात पर। तो देखिए, हम बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं जो इतिहास को दोहराते हुए देख रहे हैं और इतिहास एक दोहराए पे खड़ा है। मैं कुछ भी कहूं और हमारे शर्मा जी कुछ भी कहें या सरकार साहब कुछ भी कहें, हम अपने पार्टी की तारीफ करेंगे और बिल्कुल बायस होकर पक्ष रखेंगे, लेकिन इतिहास जो है वो तारीख में दर्ज है। देखिए, आप याद रखिए कि 1967 में जो मुख्यमंत्री प्रफुल्ल चंद्र
थे कांग्रेस पार्टी के, और उनको हराया था अजय मुखर्जी ने, जो उनके ही कैबिनेट के मिनिस्टर रहे हैं, उसी प्रकार से जिस प्रकार से शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के रहे हैं। 2011 में जब मुख्यमंत्री से लेफ्ट की तरफ से बुद्धदेव भट्टाचार्य, उनको उन्हीं के कैबिनेट सेक्रेटरी रहे मनीष गुप्ता ने हराया था। तो ये इतिहास एक दोहराता हुआ दिख रहा है। फिर मैं और अब पास के निकटवर्ती इतिहास पर आता हूँ। देखिए 2008 में जब वाम दलों की सरकार थी तो यही जंगल महल के आसपास का क्षेत्र था। जब पंचायत चुनाव में खूब व्यापक हिंसा की गई थी, इतनी व्यापक हिंसा हुई थी कि स्पेशली जो रूरल सेक्टर था बंगाल का, उससे बहुत गुस्सा था। तो उसकी वजह से क्या हुआ था, अगले साल जो चुनाव हुए लोकसभा के 2009 में, उसमें तृणमूल कांग्रेस ने 19 सीटें लोकसभा में जीती थी और वहां से उसने मोमेंटम पकड़ा। 2011 में अंततोगत्वा यह हुआ कि ममता बनर्जी जी चीफ मिनिस्टर बन जाती है। अब यही इतिहास दोहराता है 2018 में। अभी कुछ समय पहले उसी क्षेत्र में, जंगल महल के आसपास के क्षेत्र में टीएमसी ने खूब व्यापक हिंसा की थी उन्हीं पंचायत के चुनाव में। और उसके अगले साल जब लोकसभा का चुनाव होता है तो हमको मिलती 18 सीटें। टीएमसी को पिछली बार कितनी मिली थी, लेफ्ट के समय 19, हमको मिली 18। और अभी आ गया चुनाव का साल, टीएमसी गई, ममता गई। लोग हम तो कह रहे थे अभी तक 2 मई ममता गई, मैं कहता हूं कि आज ही ममता गई। ठीक है, तो गुलरेज जी मैं आऊंगा आपके पास। गुलरेज भाई की बात का मुझे जवाब देना। बिल्कुल बिल्कुल, रियाक्ट कीजिएगा। भाजपा गुलरेज भाई बेसिक क्या है कि आपके पास तो भाजपा को बंगाल में लड़ाने के लिए कैंडिडेट ही नहीं है, उम्मीदवार ही नहीं थे, और आपको वो उम्मीदवार उधारी में लेने पड़ गए। आपको याद होगा 1995 के अंदर जो आपके शुभेंदु अधिकारी कभी कांग्रेस में होते थे और कॉर्पोरेट का इलेक्शन लड़े थे, और आज वापस वो टीएमसी में थे, टीएमसी से आज भाजपा में आ गए। अब विषय होता है कि जहां 70 साल को आप नकारते नकारते 7 साल की सरकार देश को दे बैठे और बंगाल के अंदर इलेक्शन लड़ने पहुंच गए, लेकिन बंगाल में आप इलेक्शन लड़ने तो गए, ये तो कहा कि हमारे 50 या 200 या 500 हमारे वर्कर की मौत हुई है, लेकिन कैंडिडेट लड़ने के लिए आपके पास नहीं था। इसका आपने जवाब नहीं दिया कि आपके पास अपना कोई नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर था, आपके पास कोई अपना नीचे जनाधार था, वो जनाधार आप 0 है, इसलिए 200 से आप 0-0 हटा दीजिए, 2 बच जाए तो गनीमत नहीं होती। जनता बहुत समझदार है, बहुत प्रबुद्ध है। ठीक है गुलरेज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। संजय सरकार जी, एक बार आपका भी रिएक्ट करना बनता है। 2 मई दीदी गई और इसके साथ साथ जो आरोप लगाया कि हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ, हरा रहे हैं ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी। देखिए बंगाल में कहावत है, आसिमन घी भी नहीं आएंगे, राधा भी नहीं नाचेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को सपना रह जाएंगे। गुलजर भाई को तो मालूम नहीं है बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का क्या स्थिति है। 4 लाख कार्यकर्ता तृणमूल में ज्वाइन किया, आपको मालूम है? खबर है गुलजर भाई आपको पास में? नहीं है। और तमाम कुछ लीडर है जो यहां पर बोल रहे हैं हम किसको खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, हम दीदी को खिलाफ लड़ रहा था, किसको खिलाफ, शुभेंदु को खिलाफ लड़ रहे हैं, मुकुल रॉय को खिलाफ लड़ रहा है। तो हम आज किसको वोट देंगे उनको, उससे अच्छा हम तृणमूल में आ जाए, शामिल हो जाए। और तृणमूल में आकर लोग शामिल हो गया है। सबसे बड़ा बात है 150 सीट में 150 सीट में तृणमूल का, कांग्रेस और कम्युनिस्ट आदमी लोग को इनको टिकट देने पड़ा, इतना मुश्किल। और उसको आज भी इनमें नंदीग्राम में 63 वोट में ये एजेंट दे नहीं पाया। 63 वोट में हम तो बोले भाई आप एजेंट का जरूरत पड़े तो एजेंट भी ले लीजिए। ये बोल रहे हैं ममता बनर्जी को हराएंगे। और मेरा बहना जो बोले थे, जो लॉ एंड ऑर्डर जो था स्टेट पुलिस का अंडर नहीं, इलेक्शन कमीशन जब मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट जब दाखिल हो जाता है, टोटल इलेक्शन कमीशन का अंडर में पड़ते हैं। और इलेक्शन कमीशन ने इस बार ठीक किया था, एकदम तय कर लिया था, स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया था, जो वहां पर कोई भी मतलब जो स्टेट पुलिस का 100 गज के अंदर में स्टेट पुलिस का कोई भी आदमी नहीं रहेंगे। वो एकदम क्लियरिफाई कर दिया था, यू शुड नॉट बी एंट्री एनी पुलिस एंड 100 गज इन पोलिंग एरिया, और एकदम मतलब मेंशन करके दिया था। तो उसमें सेंट्रल फोर्स ही वहां पर चुनाव करा रहा है और इलेक्शन कमीशन उसमें एकदम डिक्लेयर किया था। संजय जी ये डर है क्या? नहीं जाने देंगे। संजय जी ये डर है क्या केंद्र सरकार का? नहीं, सीआरपी प्रॉक्सी कर रहा है। किसको देखेंगे आप? सीआरपी आज के दिन में प्रॉक्सी कर रहा है वहां पर, उन्होंने पोलिंग में जाके जनता को वोट देने नहीं दे रहे हैं। और 1:30 बजे तक बॉयल जो बूथ है, 2 बूथ है वहां पर 1:30 बजे तक 80% वोट पड़ गया। कौन सा अलादीन का चिराग है, 1:30 बजे तक 80% वोट पड़ जाता है। गुलरेज रिएक्ट, शाम दाम दंड भेद
ऐसे आरोप आप पर? 1:30 80% वोट हो गया बोयाल में, इसमें ये सीआरपी ने चुनाव कराया। ठीक है रोहित, देखिए इनको तो पेट की दुख तकलीफ क्यों हो रही है, कभी केंद्रीय बलों गुलजार जी एक चीज आपको हम पूछ रहे हैं। संजय जी एक बार सुनते हैं, फिर मैं आपके पास ही आऊंगा, आप ही लोगों का शो है। जमीनी गुंडे पैदा कर रखे, कभी वो शुभेंदु जी को पर पथराव करने की कोशिश करते हैं, उन पर हमला करते हैं। कल की रात की बात है, हमारा एक कार्यकर्ता को इन्होंने टांग के रास्ते पे टांग दिया, पेपर मार के रात को मारा और सुबह पेड़ पर लटकी हुई बॉडी मिली। ये केवल बंगाल में होता है और कहीं क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इतने यूपी में नहीं होता, आपको मध्य प्रदेश में नहीं होता है। बेपम में जो केलेंकरी था, बेपम में जो घोटाला हुआ था, हर आदमी सुसाइड कर गया और मर गया। उसमें क्या था आपको शिवराज सिंह चौहान का? उसमें आपको शिवराज सिंह चौहान का क्या था भूमिका? बेपम केलेंकरी जो बेपम जो घोटाला हुआ था उसमें क्या हुआ था बताओ? केंद्रीय बल बैठे हैं, आप बम नहीं फेंक पा रहे हो। अरे केंद्रीय बल, ठीक है केंद्रीय बल 1:30 बजे एक रिएक्शन चंद्रमोहन जी से भी। चंद्रमोहन जी, आप बंगाल पे आपने अपनी बात रखी, असम को लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि 3 चरणों में चुनाव होना है, दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया, कहीं ना कहीं तस्वीर आप लोगों के इंटरनल सर्वेज, आप लोगों के कार्यकर्ता आप तक रिपोर्ट तो पहुंचाए रहे होंगे, क्या परिस्थितियां हैं? देखिए जहां असम की आप छनवार लेते हो तो असम के अंदर भाजपा सरकार को जब चुना गया और 5 साल के अंदर वो बेसिक मुद्दे से हट गई। हमने असम का चुनाव उसके बिल्कुल 5 मुद्दों पे लड़ा है। सबसे पहले सीए हम नहीं लेंगे, उसके ऊपर भाजपा कहीं जवाब नहीं देती। अगर वो बंगाल में खड़ी होती तो सीए पे बात नहीं करती, कहीं और तमिलनाडु में जाती तो बात नहीं करती। असम में आके उसका स्पष्टीकरण इनके पास नहीं है और कांग्रेस का स्पष्टीकरण बिल्कुल क्लियर है कि सीए नहीं चाहिए का मतलब नहीं चाहिए। उसी तरह से हमने 5 लाख नौकरियों देने की बात करी है कि 5 लाख नौकरी, और जो टी वाले हैं उनकी जो इनकम है उसको इंक्रीज करने की बात करी हमने, 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात करी। हमारे जो 5 मुद्दों पे हमने पूरा इलेक्शन लड़ा और उसके अंदर असम की जनता का भरपूर समर्थन मिला है। मैं आपसे दावे से कह सकता हूं कि 100 से ज्यादा सीटें जीत के हम सरकार बना रहे हैं। चंद्रमोहन जी एक रिएक्शन और दीजिए, बंगाल में ज्यादा परिस्थिति मजबूत नजर आती है कांग्रेस की या फिर असम में? देखिए आज परिस्थिति बंगाल या असम नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस की बिल्कुल मजबूती से निखरती आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोभ लुभावने वादे देने वाले सपनों के सौदागर भाजपा का नेतृत्व और भाजपा पार्टी को देश की जनता नकारना शुरू कर दिया है। क्योंकि 15 लाख का जुमला चलते चलते डीजल पेट्रोल और महंगाई पर आ गया और देश की जनता की जेब और घर की रसोई से पैसा निकल गया। गैस का सिलेंडर जो कभी 200-400 रुपए में मिलता था आज वो 865 रुपए तक चला गया। सीएनजी जो कभी 16 रुपए मिलती थी वो आज किस रेट पे चली गई? तो लोक लुभाने वादे से हट गया, ध्यान हट गया। अब उन 70 साल के कार्यों को जो नकारते थे उसी 70 साल की पब्लिक ये मुद्दे अच्छे हैं, लेकिन विपक्ष उतनी मजबूती से उठाता हुआ नजर नहीं आता। यही सवाल लेके मैं अनुपम जी के पास जाऊंगा। मुद्दे बहुत सही हैं, चाहे महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, लेकिन विपक्ष में वो मजबूती नजर नहीं आती। आपको आती है क्या अनुपमा जी? रोहित जी, मैं अपनी बात यहां से शुरू करूंगी कि जो मुद्दे हैं, हम जो विकास की बात करते हैं, हम रोजगार की बात करते हैं, हम गरीबी दूर करने की बात करते हैं, ये जो बेसिक मुद्दे हैं वो चुनाव से कहीं दूर होते नजर आते हैं। लगता है कि जो दूसरे मुद्दे हैं, जब जाति के नाम पे है, धर्म के नाम पर है, क्षेत्र के नाम पर है, वो कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहे हैं। जबकि जो आम आदमी का जुड़ाव है वो जुड़ाव उन मुद्दों से है जिसको बेहतर लाइफ दे सके, क्वालिटी लाइफ उसको दे सके। तो ये मुद्दे चाहे विपक्ष है और चाहे जो सत्तारूढ़ दल है, इसमें चीज का अभाव दिख रहा है। चाहे बंगाल की बात करें, असम की बात करें, तो हमें वो परफॉर्मेंस जो सत्तारूढ़ दल ने किया है पिछले 5 सालों में, उन्हें जनता के समक्ष लेकर जाना चाहिए कि भाई हम 5 साल में ये काम किया है और इसके आधार पर हमारा मूल्यांकन किया जाए। जो विपक्षी दल है उन्हें अपने एजेंडा जो उनके मैनिफेस्टो है उसमें रखना चाहिए, और क्या उनका 5 साल का विजन रहेगा। अगर वो सत्तारूढ़ होते हैं तो उनको लेकर आना चाहिए, तो जनता के पास में और अच्छे ऑप्शंस रहेंगे, वो बेहतर तरीके से उनका मूल्यांकन कर सकते। ठीक है अनुपम जी, एक छोटी सी 10 सेकंड चंद्रमोहन जी। अनुपम जी ने बहुत अच्छी बात बोली। देखिए बेसिक मुद्दे से ध्यान हटाया जा रहा है, तो बेसिक मुद्दे से भाजपा का जो सरकार है वो पूरी तरह से बेसिक मुद्दे से ध्यान हटाना चाहती है, क्योंकि वो दुर्विकरण की राजनीति करती है। जब बंगाल जाती है तो भय की चीज दिखाती है, बिहार जाती है तो भ्रष्टाचार दिखाती है। लेकिन भ्रष्टाचार और भय इनके रहते हुए आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड चढ़ा हुआ है, वहां पर महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, आए दिन फिरौती उठ जाती है। तो उस भय को ये छुपा देते हैं, बेसिक मुद्दे से बचते हैं। ये बिल्कुल हमारे राजनीति लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक बहुत स्मार्ट है, पब्लिक बहुत स्मार्ट है, चाहे बंगाल की हो, चाहे असम की हो, चाहे देश की हो, बहुत स्मार्ट पब्लिक है। फिलहाल वक्त इतनी इजाजत देता है। बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग आते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से बातें हम दर्शकों तक पहुंचा पाते हैं। बहुत शुक्रिया गुलरेज
जी, बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन जी, बहुत धन्यवाद संजय जी, और बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम जी, बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, लेकिन ये जो रण है ये लगातार जारी है। फिलहाल एक बहुत छोटा सा अंतराल, खबरों का दौर लगातार जारी है। आप बने रहिए सहारा समय के साथ। सहारा प्रणाम।